नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से, जहां पर पदभार संभालते ही एक्शन में नजर आए हैं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र। आपको बता दें कि दुर्गा शंकर मिश्र ने ब्यूरोक्रेसी को करंट देना अब शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने सभी प्रमुख सचिव को तलब किया है। लोक भवन में सभी विभागों के प्रमुख सचिवों की बैठक इस वक्त लगातार जारी है, तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लोक भवन में सभी विभागों के प्रमुख सचिवों की बैठक इस वक्त लगातार जारी है और पद संभालते ही एक्शन में नजर आए हैं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र। तो इस वक्त की जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी प्रमुख सचिवों को तलब किया है और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। सीधा उनका रुख करते हैं। अवनीश, क्या कुछ अपडेट्स है? जिस तरीके से देखा जाए तो दुर्गा शंकर मिश्र पूरी तरह से अब कमान संभालते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, जिस दौर में उनको उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के पद की कमान दी गई है, बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी कि तमाम सारी केंद्र सरकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही है। केंद्र में लंबा अनुभव रहा है, खासतौर पर मोदी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण तैनातियों पर है दुर्गा शंकर मिश्र। और अब जब उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के रूप में उनकी तैनाती हुई है, बेहद कम समय है कि वो तमाम सारी योजनाओं को आगे ले जाएं। खासतौर पर जो नए फैसले हुए उनको ज़मीन पर उतारा जाए। खासतौर पर जो केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं हैं, चाहे स्वच्छता का अभियान रहा हो, स्मार्ट सिटी, शहरों में ODF की योजना हो, तमाम सारे इस तरीके के जो बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर होने हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, उन तमाम प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का जिम्मा जो है वो कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी के पास होगा। और मीडिया से भी बातचीत करने के दौरान उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि वो चैम्बर में बैठने वाले अफसर नहीं है, वो फील्ड में जाएंगे, फील्ड में उतर करके समीक्षा करेंगे, अलग अलग इलाकों में जाएंगे, उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और उस माध्यम से कैसे विकास योजना जमीन पर पहुंच रही हैं, ये कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं दिखाने की करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने तमाम सारे अधिकारियों को जो है अपने कार्यालय में बुलाया था, उनके साथ उनकी बैठक हुई है। जो तमाम प्रमुख सचिव अलग अलग विभागों के, माना जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल भी इस लिहाज से होगा, क्योंकि एक तो उनका परिचय हो गया औपचारिक तौर पर, हालांकि यूपी कैडर के ही IAS हैं, लंबे समय तक यूपी में भी तैनात रहे, तो अधिकारियों से उनका परिचय पुराना है, लेकिन साथ ही साथ वो IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। अब जो है उनकी जो भूमिका है, उस भूमिका के तहत वो तमाम सारे अधिकारियों के कामकाज में भी फेरबदल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि तमाम प्रमोटेड अधिकारी जो अभी नए साल में प्रमोट होने जा रहे हैं, उनकी सूची और कुछ ऐसे अधिकारी जिनके कामकाज में दुर्गा शंकर मिश्र अपनी टीम के लिहाज से बदलाव करना चाहेंगे, उनका प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास जाएगा और मुख्यमंत्री की सहमति के बाद जो औपचारिकताएं हैं वो आगे बढ़ाई जाएंगी। जी, चलिए अवनीश, आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और लखनऊ की अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। चुनाव से पहले ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल की तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति से ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव हो सकता है। नए साल में प्रमोट हुए अफसरों की तैनाती होगी, साथ ही नए मुख्य सचिव अपनी टीम में बदलाव भी कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण अफसरों की भूमिका में बदलाव कर सकते हैं मुख्य सचिव। की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो नए मुख्य सचिव हैं वो लगातार एक के बाद एक कदम अब उठाते हुए नजर आ सकते हैं। और अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। अवनीश, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण अफसर हैं उनकी भूमिकाओं में भी बदलाव किया जा सकता है मुख्य सचिव की तरफ से। देखिए, बदलाव इस लिहाज से कि अब एक टीम संभालने के, टीम के मुखिया हैं वो, और अब उनको एक पूरी टीम जो है वो तैयार करनी है, उस टीम से काम लेना है। तो ऐसे में ऐसे अधिकारी जो उनको कॉम्पिटेंट लगते हैं, भारत सरकार में उनके साथ काम कर चुके या उत्तर प्रदेश में उनके साथ उनका काम करने का अनुभव है, नए अधिकारियों का जो फीडबैक है, चाहे जिलों में तैनात अधिकारी भी हैं, उन तमाम अधिकारियों का कामकाज कैसा है, इन तमाम चीज़ों का फीडबैक लेने के बाद ये बदलाव जो है वो माना जा रहा है कि होना है। उत्तर प्रदेश में लगभग तय था कि नए साल पर कई सारे IAS अधिकारियों का जो है सुपर स्केल उनको मिल रही है या फिर उनका प्रमोशन हो रहा है, सचिव से प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव से ACS के पदों अधिकारी जो है प्रमोट हो रहे हैं। तो ऐसे में उन अधिकारियों को नए पदों पर कैसे तैनाती दी जाएगी, इसको लेकर के भी जो खाका है वो तैयार हो चुका है, नियुक्ति विभाग कर चुका है। अब नए मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री की सहमति के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसे जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। जी, अवनीश, अगर देखा जाए तो एक के बाद एक कदम कहीं ना कहीं उठाए जाएंगे। अब जब से मुख्य सचिव ने कमान संभाली है वो पूरी तरीके से जोश में अब नजर आ रहे हैं।
नहीं देखिए, वो जमीन पर काम करने वाले अफसर हैं। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और मुख्यमंत्री कार्यालय में ही तैनात थे, कुछ महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी उनके पास थी, खासतौर पर जो प्लानिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थे, और उन विभागों में उन्होंने काफी फोकस किया था। भारत सरकार में भी जब वो गए, वहां पर भी जिन मंत्रालयों की जिम्मेदारी खासतौर पर उनको दी गई, अर्बन प्लानिंग की, अर्बन डेवलपमेंट की, इस इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, उन तमाम विभागों में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। और यही वजह रही कि उनके रिटायरमेंट से ठीक 2 दिन पहले उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया। उत्तर प्रदेश से देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्य सचिव पद की कमान दी गई, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और वो जो उनकी कॉम्पिटेंसी है, जो उनकी क्षमता है, कार्य क्षमता है, उसी के आधार पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के स्तर पर, फिर मुख्यमंत्री के स्तर पर इस संबंध में निर्णय लिया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर आज वो पदारूढ़ हो गए हैं और अब उनको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल चुका है। तो ये लगभग तय है कि किस जो है एक रोड मैप पर उनको उत्तर प्रदेश को आगे लेकर के जाना है, किस रोड मैप पर उनको काम बढ़ाना है, केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, उसको जमीन पर उतारना है। और वो बात उन्होंने मीडिया से भी बातचीत के दौरान सामने रखी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अवनीश। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर नायब तहसीलदार न्यायालय के आदेशों को भी नहीं मानते। दरअसल शायद अयोध्या जनपद में नायब तहसीलदार खुद को कोर्ट से भी बड़ा मानने लगे हैं। नायब तहसीलदार पर विपक्षियों से सांठगांठ कर जमीन पर कराए जा रहे निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करने का गंभीर आरोप लगा है। आपको बता दें कि साल 2012 में कोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में रजिस्ट्री की थी और विपक्षियों को हस्तक्षेप नहीं करने का भी आदेश दिया था, और बावजूद इसके नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार के निर्माण कार्य रुकवाने का लिखित फरमान दे दिया और अब पीड़ित परिवार अधिकारियों के सामने न्याय की गुहार लगा रहा है। इस पूरे मामले में जब नायब तहसीलदार से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था के लिए काम को रुकवाया गया। वहीं पीड़ित का कहना है कि ये कोर्ट की अवहेलना है और कोर्ट खुलते ही नायब तहसीलदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। ये पूरा मामला रुदौली तहसील थाना पटरंगा के मखदूमपुर गांव का है। ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह बाराबंकी का निवासी हूँ। मेरी एक जमीन गाटा संख्या 741 जो मुझे सिविल कोर्ट द्वारा रजिस्ट्री मिली थी, मैं उस जमीन पर तब से काबिज और दाखिल हूँ। हम अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे, तब गांव के कुछ लोगों द्वारा मेरा खंभा और सामान चोरी कर लिया गया, जिससे मेरे द्वारा दिनांक 10/12/21 को पटरंगा थाने में गयास अहमद और रामनरेश गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा लिखाया गया। उसी समय मोहम्मद गयास जेल चले गए और गांव के रामनरेश गुप्ता फरार चल रहे हैं। दिनांक 17/12 को न्यायालय द्वारा आदेश किया गया कि कब्जा व निर्माण में किसी प्रकार का विपक्षी द्वारा हस्तक्षेप न किया जाए। उसके बावजूद वहां के कुछ लोगों द्वारा नायब तहसीलदार से सांठगांठ कर मेरे काम को रुकवा दिया गया और कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह। और वहीं इस पूरे मामले पर न्यूज़ 1 इंडिया ने जब एसडीएम स्वप्निल यादव से सवाल किया तो उन्होंने इस पूरे मामले में जवाब देने से ही साफ इनकार कर दिया। अयोध्या में जमीन खरीदारी मामले को लेकर कई सारे बड़े अधिकारी यानी ब्यूरोक्रेट फंसे हुए हैं, कई सारे गंभीर आरोप हैं और अधिकारी उनके जवाब देने में लापरवाही काफी बरतते हैं। और सबसे खास जब उनसे सवाल करो तो काफी नागवार भी गुजरता है। हमारे साथ मौजूद हैं रुदौली तहसील के एसडीएम। इनसे अगर हम सवाल करना चाहते हैं तो इन्हें सवाल बताने में दिक्कत और पूछते हैं सवाल क्या है, बाइट देने में अधिकृत नहीं है। यहाँ आरोप है कि जज से बड़ा नायब तहसीलदार हो गया है। जज के आदेश के बाद नायब तहसीलदार ने एक जमीन पर रोक लगा दी। मुझे ऐसे प्रकरण की जानकारी मखदूमपुर गांव का एक मामला है, जानकारी नहीं है आपको? नहीं, मैं 5 दिन छुट्टी पे था, तो अब प्रकरण बताएं तो मैं पेपर मिलाकर अयोध्या जनपद के हालात किस तरह है वो जरूर हम दिखाएंगे। 12 में बैनामा ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह को जरिए कोर्ट सिविल कोर्ट ने कर दिया था। उसी जमीन को लेके फिर जब वहाँ के कुछ लोग, जब हम लोग उस पर निर्माण करने गए तो वहाँ के कुछ लोग जो है दबंगई पे उतारू हो गए। फिर हमने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन कोई सुना नहीं, थाना पुलिस भी हमारी कोई मदद नहीं की। उसके बाद हम फिर अपना जो हमारा सो बैनामे का पेपर था हम उसको लेके चले गए सिविल कोर्ट के यहाँ। तो 17 दिसंबर 2022 को 21 को सिविल कोर्ट ने एक आदेश किया कि उनके जो है निर्माण में या फिर किसी प्रकार के जो है किसी भी कार्य में जमीन के उपयोग में उपभोग में किसी भी विपक्षी द्वारा कोई हस्तक्षेप न किया।
और वही खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब नोएडा की, जहां पर सेक्टर 33 रजिस्ट्रार कार्यालय में वकीलों की तरफ से हंगामा इस वक्त देखने को मिला है। आपको बता दें कि बिना कोई आदेश के रजिस्ट्री बंद करने को लेकर हड़ताल पर है इस वक्त वकील। जिला प्रशासन की मनमानी को लेकर हड़ताल पर वकील है और सैकड़ों की संख्या में वकील इस वक्त हड़ताल बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। रजिस्ट्री रोक हटने के बाद भी प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं। वकीलों ने शासनादेश के पालन करने की मांग रखी है और डूब क्षेत्र में शासन के आदेश से खोली गई थी ये रजिस्ट्री। बार एसोसिएशन ने शासनादेश को लागू कराने की मांग की है। को पारित हुआ और उसमें ये बोला गया, उन्होंने ये स्वीकार किया कि रजिस्ट्रार को कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो मालिकाना हक भी देखे। रजिस्ट्रेशन का सिर्फ एक ही हो है, उसका जो लिखित में है उस पर स्टाम्प ड्यूटी सर्कल रेट पर है या नहीं है, इसके सिवा उसका कोई वो नहीं है। प्रशासन को दिक्कत है, डूब क्षेत्र में मतलब मकान नहीं बनने चाहिए तो मकान नहीं बनने दे। हम कब कह रहे हैं मकान बनाओ, हम कब कह रहे हैं मकान की वो करो। आपको जो रजिस्ट्री करा रहे हैं रजिस्ट्री होने दो उनको। ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक मात्रा में राजस्व प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश की जो शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, उस शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए उसका 70% जो राजस्व समस्त उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए जाता है वो नोएडा से जाता है। इसलिए सरकार की और शासन की और प्रशासन की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही नोएडा के प्रति बनती है। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 वर्ष से हम यहाँ डूब क्षेत्र की आबादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। शासन को उससे अवगत कराया, शासन ने उसका संज्ञान लिया और शासन ने उसको खोलने के लिए शासनादेश पारित किया। प्रमुख सचिव साहब का शासनादेश यहाँ दे दिया गया प्रशासन को। यहाँ का प्रशासन उसको रोकने का काम कर रहा था। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। लंबे समय से भुगतान के लिए मिल रहे आश्वासन और बिजली बिल का भुगतान नहीं किए जाने के चलते आखिरकार नगर पालिका के लगभग आधे दर्जन कनेक्शन काट दिए गए हैं। जो कनेक्शन काटे गए हैं उसमें मुख्य रूप से स्टेडियम, कंतेली टाउन हॉल, पुराना बस स्टैंड से लेकर सिंघौरी तक स्ट्रीट लाइट, रेस्ट हाउस चौक स्ट्रीट लाइट और प्रताप चौक स्ट्रीट लाइट सहित बाजार पार्क की स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा काट दिया गया है। स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काट दिए जाने की वजह से सड़कों पर अंधेरा हो गया और इन दिनों शहर के भीतर चल रहे सड़क निर्माण के बने हालात और सड़कों में अंधेरा कहीं ना कहीं लोगों को मुसीबत पैदा करने की बात कही जा रही है। जो है 1 माह पूर्व जो है इनको सीएमओ साहब को और नगर पालिका के अधिकारी हमको अवगत करा दिया गया था, उनको नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी कनेक्शन में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो मजबूरन जो है हमें स्ट्रीट लाइट और कुछ टाउन हॉल कनेक्शन, इन 2-3 कनेक्शनों को काटना पड़ा और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो है बिजली बिल पटाने की कार्रवाई जल्द से जल्द हम पूरी कराएंगे। तो आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए जो है हमने अभी कुछ कार्रवाई रोक दी है, लेकिन आगे भी ये कार्रवाई जारी। वहीं केंद्र सरकार द्वारा फुटवियर, कपड़ों और स्टेशनरी पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने का विरोध व्यापारियों ने करना शुरू कर दिया है। मुख्य मार्ग व्यापारी कल्याण समिति से जुड़े व्यापारियों ने जीएसटी की बढ़ती दरों के खिलाफ अपनी अपनी दुकानों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसका असर देखने को मिला। व्यापारियों ने जीएसटी बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से जीएसटी की दरों को न बढ़ाने की मांग की है। जो जीएसटी 5 से 12 होने जा रही है उसमें सबसे प्रमुख रहेगा व्यापारियों का पड़ा हुआ स्टॉक, जिसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। किसी पास 10 करोड़ का है, किसी पास 1 करोड़ का है, किसी 15 करोड़ का है। इसमें जो 7% का डिफरेंस आ रहा है ये व्यापारियों के लिए बड़ा घातक है। आगे उसको समस्याएं आएंगी, महंगाई बढ़ेगी। अगर 12% होगा तो आम इंसान के उपयोग में होने वाली वस्तुएँ, कपड़ा, जूता, चप्पल, जो मौलिक वस्तुएं से न्यूनतम जीएसटी पर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें निचला स्तर और मध्यम स्तर निश्चित तौर पे मरने वाला है। ये लड़ाई आम इंसान की होनी चाहिए, जो व्यापारी ने शुरुआत की है और निश्चित तौर पे इससे आगे ले जाएगी। इसके बाद हम लोग निश्चित तौर पे कुछ न कुछ करेंगे। जैसे हमने सोचा है कि चैम्बर या छत्तीसगढ़ चैम्बर के पास जाएंगे, वो राष्ट्रीय स्तर पर कैट के साथ जाएँ, वो जो हमें मार्गदर्शन देंगे हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला खड़े रहेंगे।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब मुंगेली जिले की, जहां पर लोरमी नगर पंचायत क्षेत्र के वार्डों में कॉलोनाइजर एक्ट का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। लोरमी तहसील के नगर पंचायत क्षेत्र मझगांव एवं गांधीडीह का है, जहां भूमाफियाओं की ओर से नए थाने के लिए आवंटित सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग करवाने का मामला सामने आया। तहसील कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित पटवारी दफ्तर के पास वार्ड क्रमांक 10 का है, जहां जल संसाधन विभाग और थाने के लिए आवंटित सरकारी जमीन का फर्जी तरीके से पटवारी समेत जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से पैसों का लेन देन करके दस्तावेज बना दिए गए। वहीं भूमाफियाओं की ओर से प्लॉट बनाकर धड़ल्ले से बेचने का काम भी किया जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत वार्ड पार्षद घनश्याम राजपूत, गोकुल राजपूत समेत वार्डवासियों ने मुंगेली कलेक्टर कार्यालय, स्थानीय एसडीएम सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से करते हुए सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। और इसमें जो रिकॉर्ड हम लोग देख रहे हैं तो पुलिस विभाग को ज़मीन आवंटित भी है और इरिगेशन वालों का कहना है कि उनकी भी ज़मीन है और वर्तमान में इसमें कुछ अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है, जिसे रोका गया है। और इसमें एक वृहद दल गठित कर, जिसमें हमारे आरआई और पटवारियों का बड़ा दल है, वो वृहद सीमांकन करके एग्जैक्ट इसमें किसका कहाँ पर कब्जा होना चाहिए, रिकॉर्ड में किसका कहाँ तक रिकॉर्ड अवेलेबल है उनके नाम पर, उसके आधार पर सीमांकन कराएंगे। उसके बाद स्थिति